नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति में। मैं हूं सूरज मोहन झा। जब हम घातक बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर कैंसर शब्द सुनते हैं। यह शब्द ही एक ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता है जिसमें कोशिका वृद्धि अनियंत्रित और असामान्य दर से होती है। हाल ही में पेश स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में होने वाले 1/3 कैंसर के मामलों में मुख्य कारण तंबाकू और शराब है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसका इलाज भी काफी महंगा है और ज्यादातर लोग इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते। इसलिए बचाव में ही समझदारी है। कैंसर, यह नाम सुनते ही दिलो दिमाग में डर सा पैदा हो जाता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका स्थायी इलाज नहीं है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर में कैंसर से लाखों लोगों की मौत होती है। इस जानलेवा बीमारी से शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते इस बीमारी का पता चल जाए तो कैंसर का इलाज किया जा सकता है। कैंसर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया अब एक एजिंग नेशन है। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है अगर 60 इयर्स से ऊपर और 7% से ऊपर हो जाती है तो वो एजिंग नेशन है। इंडिया जो है वो 8-9% तक पहुंच चुका है। अब एजिंग नेशन के अंदर जो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं और जैसे कैंसर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं एज के साथ, और इंडिया के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। कई कैंसर जो हमारे, जैसे मैं आपको बोलूं, हम यूरोलॉजिस्ट हैं और यूरोलॉजी कैंसर के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है यहाँ पे। और इसके अंदर जो इंडिया के अंदर हम लोग रूरल इंडिया में तो बहुत नीचे था, बारसी वगैरह में, और कुछ जो प्रोजेक्ट हुआ था 1996 में ICMR का जो डाटा था उसमें अर्बन एरियाज़ के अंदर 5वें-6ठे नंबर पे प्रोस्टेट कैंसर था। वो आपको ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर वो दूसरे स्थान पे, जो बेंगलोर है उसमें तीसरे स्थान पे पहुँच चुका, और ऐसा डाटा बता रहा है कि बहुत जल्दी नंबर 1 हो जाएगा। तो कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें मेन एजिंग के अलावा हमारा जो जेनेटिक्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हाई रिस्क पेशेंट जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पान, ये एक मेजर फैक्टर है। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और खतरनाक स्थिति है। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। स्वस्थ कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और विभाजित होती हैं। कोशिकाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती या क्षतिग्रस्त होती है, ये कोशिकाएं मरती जाती हैं। इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब किसी को कैंसर होता है तो कोशिकाएं इस तरह से अपना काम करना बंद कर देती हैं। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मरने की बजाय जीवित रह जाती हैं और जरूरत नहीं होने के बावजूद नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। यही अतिरिक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर होता है। अधिकतर कैंसर ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर ट्यूमर नहीं होता। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है। आज की डेट में जब हम बात करते हैं मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स एंड डायबिटीज़, और साथ में आज की डेट में कैंसर बहुत काफ़ी मात्रा में जिससे लोगों में पाया जा रहा है और एक चिंता का विषय है। ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिम्फोमा, सार्कोमा कैंसर सहित 100 से अधिक प्रकार के कैंसर होते हैं। इन सभी कैंसर के लक्षण और जांच एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैंसर का इलाज मुख्य रूप से कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी द्वारा किया जाता है। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी बन रही है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसको सरकार अभी भी नीतियां लाई है जिसमें कैंसर ड्रग्स की जो कॉस्ट अनअफोर्डेबल थी उसको नीचे ला रहे हैं।
आयुष्मान भारत और बाकी की जो हमारे जो एफर्ट्स हैं सरकार के, उसके अंदर भी धीरे धीरे इसको लाया जा रहा है। इस हर तरह के कैंसर या उसके ट्रीटमेंट को, पर अभी भी ये लोगों के अफोर्डेबिलिटी से काफ़ी दूर है। और पूरे हिंदुस्तान में जो रेडियोथेरेपी के सेंटर्स हैं, कैंसर के जो सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनका विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। सभी कैंसर के लक्षण एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे में इसके संकेतों और लक्षणों के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, ताकि समय रहते लक्षणों को पहचान कर निदान और इलाज शुरू किया जा सके। कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं: अचानक वजन कम होना, अत्यधिक थकान, शरीर में गांठ, बाउल मूवमेंट और ब्लैडर फंक्शन में बदलाव, त्वचा में बदलाव। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो शुरुआती स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में या अर्ली स्टेज में अगर होगा तो 90% हम ट्रीटेबल हम कैंसर कहते हैं। जैसे जैसे वो स्टेज 2 स्टेज 3 में जाता है तो उसका प्रोग्नोसिस कम होता जाता है, और जैसे ही जो है उसका जो कारण है कि जो लेट स्टेज पे डायग्नोज होते हैं या पता लगता है पेशेंट को, उसकी मोर्टलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए कैंसर की जहाँ तक बात है, सबसे पहले उसमें आपको प्रिवेंशन की बात करनी पड़ेगी, जागरूकता की बात करनी पड़ेगी, और लोगों को अवेयर कराना। अगर किसी को भी कोई लक्षण, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा लक्षण हो कि जैसे खून आना जो है लैट्रिन में या यूरिन में, या खांसी के द्वारा जो है बलगम में खून आना, या कोई मान लीजिए कोई शौच का जो है पैटर्न चेंज होना, या भूख कम लगना, या वेट लूज़ करना, इस तरह की जो चीज़ें अगर सामने आती तो इमीडिएटली वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आजकल बहुत सारे जो है कैंसर रजिस्ट्री है, कैंसर के हॉस्पिटल अलग से डेडिकेटेड हॉस्पिटल हर जगह पे सरकार जोर दे रही है, और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कैंसर अगर पता लग जाए, डरने की जरूरत नहीं है। भारत में सभी बड़े अस्पतालों में इसका इलाज उपलब्ध है। सफदरजंग अस्पताल में आप जानते हैं रोबोटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री के पहल पर शुरू किया गया 4 साल पहले, और इतने ही मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। कैंसर की ड्रग्स हमारे यहाँ फ्री दी जाती हैं। तो अगर आपको पता लगता है कैंसर के बारे में, जाइए विशेषज्ञ को दिखाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। ये सेकेंड बात है। और तीसरा मैं बताना चाहूँगा अवेयरनेस, अल्कोहल से बचें, स्मोकिंग से बचें, रोज़ व्यायाम करें, जंक फूड से बचें, और पानी की मात्रा का सेवन अच्छा रखें, तो आप कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। संसदीय स्वास्थ्य संबंधी समिति ने तंबाकू और शराब को कैंसरकारी तत्व बताते हुए सरकार से इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनाने की सिफारिश की है और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की जरूरत बताई है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में तंबाकू और शराब के सेवन को हतोत्साहित करने की त्वरित जरूरत है और तंबाकू पर बढ़े कर से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिए किया जाना चाहिए। 12 सितंबर 2022 को संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को पेश की। पान मसाला पर और गुटखा पर पाबंदी लगनी चाहिए, और तंबाकू को लेकर जो सरकार ने पहले कानून बनाया था उसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाना चाहिए। पान मसाला गुटखा पर पाबंदी, हर जगह लोग चबाते रहते हैं, कैंसर हो जाता है। और इसको सस्ता करने के लिए, अच्छा दूसरे इसकी जानकारी अगर जल्दी हो जाए तो लोग ठीक हो सकते हैं। स्क्रीनिंग के लिए, इसकी जांच के लिए जगह जगह व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। कैंसर सेंटर बना देना चाहिए, कोई आता है तो पता करें कि भाई इसके कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और सस्ता कैसे हो, इलाज महंगा बहुत होता है, आदमी एक तो बचता नहीं है, दूसरे पैसा इतना लगता है कि उसकी ज़मीन बिक जाती है। तो जो नवी मुंबई में हमारा टाटा का अस्पताल है कैंसर का, वो हिंदुस्तान का बेस्ट अस्पताल है, उसके पैटर्न पर अगर इलाज दूसरी जगह भी गवर्नमेंट व्यवस्था करती तो गरीब लोगों की निःशुल्क ट्रीटमेंट हो सकता है, और सब्सिडाइज रेट पर जो पैसा भी देना पड़ता है दवाइयों का, इंजेक्शन अभी 1-1 लाख का आता है, वो पता चला कि 20,000 30,000 में मिल सकता है, तो लोग इलाज करा सकते हैं। संसदीय समिति ने तंबाकू और शराब को कैंसरकारी तत्व बताते हुए
सरकार से इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनाने की सिफारिश की है। तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की जरूरत भी बताई गई है। स्मोकिंग है और जो आपकी इवन नॉन स्मोकिंग टोबैको है और जो आपकी अल्कोहल का कंजम्पशन है, इससे हमारे हर तरह के कैंसर बढ़ते हैं। जैसे अगर अल्कोहल से सिरोसिस हो जाए लीवर की तो लीवर के भी कैंसर होंगे और हमारी कोई भी शरीर का हिस्सा ऐसा नहीं है जो स्मोकिंग की वजह से कैंसर से ग्रसित नहीं होता। और इसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाएं या इसको बिल्कुल बैन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक शराब की बात है, हमारे देश के अंदर कुछ कैंसर हैं जो पहले नहीं होते थे। जैसे आप स्क्रीनिंग है, हमारे इंटेस्टाइन के कैंसर हैं, ये बाहर ज़्यादा होते थे, पर अब क्योंकि एज स्पैन बढ़ रहा है और हम लोगों को भी अब रेगुलर स्क्रीनिंग में जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो शराब उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका ये ठोस मत है कि देश में तंबाकू और शराब के सेवन को हतोत्साहित करने की त्वरित जरूरत है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तंबाकू से जुड़े कैंसर के बड़ी संख्या में मामले आने का कारण इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में तंबाकू का सेवन है। राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू के 28% प्रचलन में होने की तुलना में पूर्वोत्तर के राज्यों में ये 60% तक है। अल्कोहल और स्मोकिंग कैंसर्स के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। ये ना कि सिर्फ विश्व में बल्कि भारत में भी देखा जा रहा है। अगर हम यूरोलॉजी की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, जो सबसे बड़े 3 कैंसर माने जाते हैं यूरोलॉजी के, इस सबके कारण अल्कोहल और टबैको है। तो ये बड़ा अच्छा सजेशन दिया गया है कि अब हम इसको अगर नोटिफाइबल डिजीज़ बना दें तो हमें एक्चुअल बर्डन ऑफ डिजीज़ पता लग जाएगा भारत में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक स्टडी पब्लिश किया था ICMR के साथ मिलकर, जो भारत की एकमात्र स्टडी है, जो बताया गया कि प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में, इंडियन मेल्स में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो कि लोगों को नहीं पता है। लोग सोचते थे कि ये प्रोस्टेट कैंसर तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बीमारी है, लेकिन भारत में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सेकंड मोस्ट कॉमन माना जाता है। तो अगर हम इसको नोटिफाइबल डिजीज़ बना देंगे, हमारी रिपोर्टिंग बेटर हो जाएगी, हमारा डाटा कलेक्शन अच्छा होगा, हम एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर पर अंतर्राष्ट्रीय शोध एजेंसी ने अल्कोहल की कैंसरकारी तत्व के रूप में पुष्टि की है। संसदीय समिति का मानना है कि तंबाकू और शराब के उपभोग को हतोत्साहित करने की त्वरित जरूरत है तथा सरकार को तंबाकू और शराब को कैंसरकारी तत्व बताते हुए इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनानी चाहिए। कैंसर का हम कारणों की बात करते हैं और कैंसर कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले यही आता है कि स्मोकिंग और तंबाकू खाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है और उसके कारण जो है स्मोकिंग के कारण हो या तंबाकू के कारण भिन्न भिन्न तरह के जो है कैंसर हो सकते हैं और होते हैं एक्चुअली, जो है ना। तो ये पहले भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं और तंबाकू छोड़ने की या स्मोकिंग छोड़ने की बात जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कैंसर की, तो सबसे पहला जो काम है वो यही होता है कि बिहेवियर चेंज करना और उसके अंदर स्मोकिंग क्विट करना और तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि तंबाकू जो है ख़ास तौर पर जो तंबाकू खाने वाला है जो है मुंह का कैंसर जो है बहुत कॉमन है मेल्स के अंदर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के, अगर कैंसर से बचना है तो डेफिनेटली स्मोकिंग और तंबाकू खाना बंद करना चाहिए। संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि तंबाकू पर कर को बढ़ाया जाए और इससे प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिए किया जाना चाहिए। Tobacco is one of the reasons why people get bladder cancers, पेशाब की थैली का कैंसर, और also the kidney cancers. Tobacco is a risk factor. Now, when it comes to answering this question, whether the taxes should be increased, it is a policy. But we all know that no matter what taxes we levy on these tobacco products, as long as there are users, so there should be a change by education in the mindset that people have to accept that these are really risk factors. So therefore, I think we have to create more awareness about these type of cancers, and that's the only way to combat this. Merely a regulation or a statute may not give us good results.
संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि कैंसर से मौतों के आंकड़ों में स्पष्टता नहीं होती है। अधिसूचित बीमारी नहीं होने से इसके डेटा संग्रह में भी बड़ी बाधा आती है। संसदीय समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करना चाहिए और अस्पतालों को उससे होने वाली मौतों को अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश भी दिया जाना चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम वर्ष 1982 से ही आबादी आधारित कैंसर रजिस्ट्री और अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री के जरिए काम कर रहा है, लेकिन केवल 10% भारतीय जनसंख्या ही आबादी आधारित कैंसर रजिस्ट्री के दायरे में आती है। संसदीय समिति का मानना है कि देश में कैंसर से जुड़ी घटनाओं एवं प्रकार के बारे में वास्तविक सूचना प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आबादी आधारित कैंसर रजिस्ट्री गठित किए जाने की सख्त जरूरत है। हमारी जो देश है इसमें एक स्पेशल कुछ कंडीशंस है। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो होती हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ में होती हैं, जहाँ पे गाइडलाइंस बनती हैं कैंसर्स की, चाहे वो NCCN हो या यूरोप की हो या आपकी US की हो, AUA गाइडलाइन, इन सब के अंदर एक बहुत बड़ी खर्चा है जो एक्सपेंडिचर होता है डाटा कलेक्शन का। और डाटा कलेक्शन होता है जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा उस पर्टिकुलर डिजीज़ का डाटा कलेक्शन नहीं हो सकता। ICMR जो हमारे देश में है, उन्होंने जैसे सर्वाइकल कैंसर है या कुछ कैंसर है, उसकी एटलस प्रोजेक्ट के अंदर उनको नोटिफाइबल बनाया हुआ है, जबकि बहुत सारे कैंसर हैं जो कि नोटिफाइबल नहीं हैं। हाँ, कैंसर रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है, उसमें भी जैसा पार्लियामेंट्री कमेटी ने देखा, रूरल एरिया के अंदर उनका रिकॉर्डिंग होना, उसका नोटिफाई होना मुश्किल होता है। डाटा कलेक्शन के अंदर आज बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप डाटा जो है पैथोलॉजिकल लैब से डाटा लेके और उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर इसको कोरोना या दूसरी जो बीमारियां हैं जिसकी जो पेंडेमिक में आई अभी रिसेंटली, इसको हर केस को नोटिफाइबल करा जा सकता है, ये प्रूव हो गया। संसदीय समिति ने कैंसर को देश में अधिसूचित बीमारी घोषित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि कैंसर को अब भी अधिसूचित बीमारी घोषित नहीं किया गया है। इस कारण इससे होने वाली मौतों की गणना सही ढंग से नहीं हो रही है। I would say that every disease should be notifiable because now India has become digital. So why only cancer? Every disease, whether it is infectious, non-infectious, every disease, diabetes, hypertension, which are major killers, should be notifiable. So if we have a national database, like we have seen the magic during COVID, because everything was part of the national database, so we could effectively combat the pandemic. So likewise, cancer should be. Cancer is a major killer. So it should be made not anybody who diagnoses a cancer, he should log on to the national database and provide so that there can be tracking of these cases, and those because of poverty or for various reasons, ignorance, are not able to take good treatment can always be tracked and brought to the hospitals for effective treatment. Now our central government has started so many aims so everywhere, and we can definitely do a lot better job than what it used to be a decade ago. समिति ने कहा है कि कैंसर से मौतों के आंकड़ों में स्पष्टता नहीं है। अधिसूचित बीमारी नहीं होने से इसके डेटा संग्रह में बड़ी बाधा आती है। इस समस्या को सरकार के ध्यान में लाया गया है। समिति का कहना है कि मौत के वास्तविक कारण का उल्लेख किए बिना कई बार मृत्यु की वजह केवल कार्डियोश्वसन तंत्र फेल होना बताया जाता है। समिति ने सरकार को सलाह दी है कि अस्पतालों में कैंसर से मौतों के प्रामाणिक आंकड़े दर्ज होने से इस रोग की देश में सही स्थिति पता चल सकेगी। इन आंकड़ों से कैंसर रोग निदान और निगरानी में भी सहायता मिलेगी। संसदीय समिति ने कहा है कि कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित कर अस्पतालों को उससे होने वाली मौतों को अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजी, नोटिफाइड डिजीज, कंप्यूटराइज, आज की डेट में ब्लड कैंप चल रहा है सारे देश में। हम इस एक सेतु पे ऐप पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं।
कर सकते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें आज मान लो इतने ब्लड आदमी डोनेट कर रहे हैं या इतने लोगों को कैंसर हुआ, जब हमें नोटिस, उसके हिसाब से हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं। मान लो मेरे को अगर लगता है कि भाई सर इसकी तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इसका आ रहा है या शहरों में ज़्यादा आ रहा है, विलेजेस में कम आ रहा है, तो हम उसको फोकस एरियाज बना के अपने फंड्स को ठीक से खर्च सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम उसके हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं या कुछ प्रिवेंटिव मेजर मान लो उनके ऊपर हम ले सकते हैं। सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने कैंसर रोगियों का रियल टाइम रिकॉर्ड रखने के लिए कोविन जैसा पोर्टल बनाने का भी सुझाव दिया है। इससे कैंसर रोगियों के इलाज के काम में आने वाले टूल्स और अन्य संसाधनों की जानकारी भी दी जा सकेगी। राजधानी दिल्ली की राशि कपूर ने अपने 42 साल के जीवन काल में 2 बार कैंसर को मात दिया है और आज दूसरे कैंसर पीड़ितों को जीवन को जीने की प्रेरणा दे रही है। सनसेट टीवी की टीम 2 बार की कैंसर सर्वाइवर राशि कपूर के घर पहुंची और जाना कि किस तरह उन्होंने कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात दी है। राशि दिल्ली के एक स्कूल में गणित की शिक्षिका थी। साल 2012 में राशि कपूर को पहली बार कैंसर का पता चला था। उन्हें इलाज के एक हिस्से के रूप में कीमोथेरेपी के 6 चक्रों से गुजरना पड़ा। जब पहला कैंसर मुझे 2012 में हुआ तो वो एक बहुत मुश्किल का समय था, क्योंकि मेरी एज उस समय 32 साल थी। जहाँ पे आपकी उम्र 32 साल, आपके बहुत कई सपने होते हैं, आप अपनी प्रोफेशनली लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हैं। और मैं उस समय टीचिंग प्रोफेशन में पढ़ा रही थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस समय कि अब मैं टीचिंग पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करूं, कैसे अपने घर को संभालूं, अपने आप को संभालूं, अपने छोटे बच्चे को संभालूं, 5 साल के बच्चे को संभालूं। वो समय बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर इन लॉ ने मेरा बहुत साथ दिया। कई एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियाँ आई, कैसे डॉक्टर से मिलना है, किस तरीके से इलाज करवाना है, ये परेशानियों का बहुत हमें सामना करना पड़ा। लेकिन हम सब ने हिम्मत नहीं हारी और मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट मिला, डॉक्टर्स का सही सपोर्ट मिला। 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी के हुए, 6 महीने लगे मेरे इलाज को ख़त्म होने में। कई परेशानियाँ आई कीमोथेरेपी के दौरान, कई साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हुए, लेकिन उसके बाद मेरा इलाज ख़त्म हो गया और मैं ठीक अपनी लाइफ में चलने लगी। साल 2016 में राशि कपूर को फिर से उनके दाहिने घुटने में सिनोवियल सार्कोमा का पता चला था। सिनोवियल सार्कोमा एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है और ये 10 लाख में किसी एक को होता है। वो भावनात्मक रूप से आहत थी। डॉक्टरों और परिवार ने उनका साथ दिया और इस बार इलाज के एक हिस्से के रूप में उनकी सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा के 5 चक्र किए गए। राशि के लिए ये यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण थी। 2016 में मुझे दूसरा कैंसर हुआ। ये कैंसर हुआ राइट घुटने का, दाहिने घुटने का। इसमें मुझे बहुत सूजन आने लगी, बहुत दर्द रहने लगा। ऐसा मुझे बहुत सालों से होता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं टीचिंग प्रोफेशन में रह चुकी हूँ, मेरा खड़ा होने का प्रोफेशन है और इसी वजह से मुझे बहुत दर्द और सूजन रहती है। मैंने इसको इग्नोर किया, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दर्द एक लिमिट से क्रॉस होने लगा तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई पेन किलर खाए, कई फिजियोथेरेपी करवाई। फिर मैं फिर से एम्स पहुंची, जहां पहली बार मेरा, क्योंकि वही मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी कि मैं पहली बार वहां ठीक हुई हूं, दूसरी बार भी यहीं ठीक होंगी। और वहां मेरी मुलाकात डॉक्टर समीर रस्तोगी से हुई, जो कि सार्कोमा के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे, जब पहली बार मैं उनसे मिली और मैंने उनसे पूछा कि ये सार्कोमा क्या है, उन्होंने कहा ये एक कैंसर है, ये हड्डी और मांसपेशी का एक कैंसर होता है, 1 मिलियन में किसी एक को होता है, सबसे ज़्यादा रेयर कैंसर है। इसके बारे में इतनी जानकारी लोगों को नहीं होती और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे घर के लोग हैं, हमें भी सार्कोमा के बारे में नहीं पता था जब तक हमें हो नहीं गया। फिर से ये बहुत मुश्किल हालात थे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरा एक बेटा उस समय 9 साल का था और मेरी बेटी उस समय 9 महीने की थी। कई डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको शायद आपका पैर नहीं बच सकेगा, आपका पैर काटना पड़ेगा। ये मेरे लिए और भी मुश्किल स्थिति थी संभालनी, क्योंकि इमोशनली तो मैं परेशान थी, मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत परेशानी थी, मेरे फादर इन लॉ के लिए। इलाज के तौर पे मेरा सर्जरी हुआ, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुआ।
वहाँ से उन्होंने मेरा पैर कटने से बचा लिया और मेरे पैर में रॉड डाल दिया फ्रॉम हिप टू एंकल। 5 साइकिल कीमोथेरेपी के हुए और रेडिएशन हुआ। ये पूरा इलाज मेरा 1 साल में ख़त्म हुआ। अपने इलाज के दौरान राशि कपूर ने सरकोमा से प्रभावित लोगों की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वो कैंसर के दुर्लभ प्रकारों में से एक है। देखिए, मेरा मानना है कि इस दुनिया में जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। कैंसर मुझे हुआ, मैं समझूंगी कि मैं बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि कैंसर ने मेरा बिल्कुल सोचने का तरीका बदल दिया। पहले मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में थी और मेरा मानना था कि टीचर्स देश को बनाते हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि आज अगर मुझे कैंसर नहीं हुआ होता तो मेरे मन में ये भावना कभी नहीं आती कि हमें खुद भी जीना है, ये ज़िंदगी जीने के लिए है, खुद भी जीना है, और अगर ये लाइफ है तो किसी और के लिए भी हमें कुछ करना है। तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने परिवार के लिए हर कोई जीता है, जीना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, बहुत खूबसूरत है। सबको अपने परिवार में घुल मिल के प्यार से अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें और लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। अगर भगवान ने हमको पढ़ाई लिखाई दी है, अगर हम एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, हमारे पास वो हर तरीके के रिसोर्सेज हैं, तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम और लोगों की मदद करें जो लोगों को ज़रूरत है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो आहिस्ता आहिस्ता वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसका इलाज भी इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग इसके खर्च को वहन नहीं कर सकते। इसीलिए बचाव में ही समझदारी है। कैंसर के खतरे से बचना मुश्किल है, पर इसके खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। सही जांच और जीवन शैली में बदलाव के जरिए कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।